हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक का सट्टा पर। आज हम लोग जयंती विशेष या माह विशेष के रूप में गांधी जी को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। बात करते हैं महात्मा गांधी। अगर बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जी जो है उनका जन्म और उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में आज पूरा चैप्टर है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक जगह पर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक जगह पर गुजरात में हुआ था। गांधी जी ने 1888 में भारत से इंग्लैंड की यात्रा की। वो भारत से इंग्लैंड की ओर चले गए। गांधी जी इंग्लैंड कब गए? 1888 में। कौन सी फर्म थी जो साउथ अफ्रीका में व्यापार करती थी? बात करते हैं गांधी जी की। गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर लॉयर की डिग्री को हासिल करते हैं, बैरिस्टर की डिग्री को हासिल करते हैं। भारत में उसका कोई भी क्रेज नहीं था। इस वजह से उनको दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी कंपनी को ज्वाइन करना पड़ा। वो उसके सॉलिसिटर बनकर गए, उसके सलाहकार बनकर गए और उन्होंने वहां पर उसके लिए मुकदमा भी लड़ा। बात करते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है और एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है। भारत एक दूसरे महाद्वीप पर है और साउथ अफ्रीका एक पहले महाद्वीप पर है। साउथ अफ्रीका को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो वहां पर गांधी जी जब रहे तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसको बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है। 1893 से 1914 तक तो अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी चर्म भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। यानी कि काले गोरे का जो भेद है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले गांधी जी एक अदर कॉन्टिनेंट पे थे, अफ्रीका में। 1893 से 1914 ईस्वी तक अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि चर्म भेद, कौन गोरा कौन काला, की लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद उसका नाम क्या रखा था? पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट उसका नाम था? पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के खिलाफ ये लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। अगर हम बात करते हैं सत्याग्रह की, तो सत्याग्रह को उन्होंने कहां पर चालू किया था? सत्याग्रह को उन्होंने भारत में चालू किया, जो एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और उनका जो इससे पहले भी आंदोलन था वो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के खिलाफ था, जिसका नाम पैसिव रेजिस्टेंस था। यानी कि 1914 तक जब वो अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई लड़ रहे थे तो वो एक अलग कॉन्टिनेंट पे अलग द्वीप पर थे और भारत में अलग द्वीप पर उनका नाम जाना जाता है। तो ये गांधी जी का पहला पूर्व परिचय है। इसमें उनके माता पिता के नाम भले ही नहीं लिखे हैं, पर वो चीजें लिखी हैं जो पेपर में सीधे क्वेश्चन के रूप में आपको दिखाई देती हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ वो गए थे, क्या उन्होंने डिग्री प्राप्त की, और भारत में जो वो चलाने वाले हैं सत्याग्रह उसके पीछे बहुत बड़ा काम होने वाला है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। गांधी जी का 13 वर्ष की उम्र में अल्पायु में विवाह हो गया था। याद रखिएगा, 13 वर्ष की अल्पायु में महात्मा गांधी जी का विवाह हुआ और उनकी पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी है। बात करते हैं द इनर टेम्पल। ये जो डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली थी, लंदन से। गांधी जी लंदन में पढ़ने गए थे, वहां पर बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज का नाम है द इनर टेम्पल। करमचंद गांधी जो गांधी जी के पिताजी हैं, ये गांधी जी के पिताजी हैं, ये राजकोट और पोरबंदर दो जगह के दीवान हुआ करते थे। जिनके पुत्र बैरिस्टर की डिग्री लेने जाएंगे लंदन, उनके पिताजी क्या थे? पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे करमचंद्र गांधी। इतने धनवान थे बापू, और वो धोती पहन के जीवन चलाते थे अपना। गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी ने 1894 में, क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां पर की थी? साउथ अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करने वाले थे बापू 1894। टॉलस्टॉय को उन्होंने पढ़ा था और टॉलस्टॉय से प्रभावित भी हुए थे और उसी की वजह से उन्होंने सत्याग्रह को चलाया था। तो टॉलस्टॉय जो फार्म है, एक स्थापना है आश्रम की, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही की थी। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भी बहुत काम किया है, जैसा इंडिया में यानी एशिया में किया है। इंडियन ओपिनियन अखबार की उन्होंने स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में, जो गुजराती, तमिल, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। फिनिक्स आश्रम है एक, याद रखिएगा, बापू के द्वारा बनाया जाने वाला पहला आश्रम, स्थापित पहला आश्रम फिनिक्स है, जो डरबन में है। डरबन कहां पर है? साउथ अफ्रीका में।
ये दक्षिण अफ्रीका में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई थी। भले ही राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, ध्यान से पढ़िए। 27 फरवरी 2000 27 फरवरी 2000 को फिनिक्स आश्रम को दोबारा खोला गया है जनता दर्शन के लिए। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है बापू के बारे में। मार्क्स की तरह गांधी जी ने राज्य को हटाने की इच्छा प्रकट की। मार्क्सवादी जैसे चाहते हैं कि राज्य का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, कोई भी ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए, उसी की तरह गांधी जी ने राज्य को हटाने की इच्छा प्रकट की। अराजकतावादी कहे जाने से उन्होंने मना नहीं किया। उनको अराजकतावादी कहा गया तो उन्होंने इस बात का कभी भी संज्ञान नहीं लिया। उपवास को सर्वाधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते हैं गांधी जी। उपवास को सर्वाधिक प्रभावकारी अस्त्र माना गांधी जी के द्वारा। 24 वर्ष की आयु में 1893 में जब 24 वर्ष की आयु के थे, व्यापारी जो था गुजराती था, डरबन में उसका एक मुकदमा चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां लड़ने गए थे गांधी जी अफ्रीका में मुकदमे को। उस गुजराती व्यापारी का नाम है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को लड़ने गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं और डरबन में उस गुजराती व्यापारी का मुकदमा था, उसको लड़ते हैं। उसके बाद वो 1915 तक साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं। प्रवास काल के दौरान एक बार वो मुंबई जरूर आते हैं, 1901 में उनका आना हुआ है, और 1915 तक, जनवरी 1915 तक वो भारत से बाहर ही रहे। बात करते हैं भारत में संपर्क किससे हुआ सबसे पहले उनका। अगर उनके सबसे पहले संपर्क की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु हैं, उनसे सबसे पहले उनका संपर्क हुआ था। भारत की सक्रिय राजनीति से वो तभी जुड़े जब राजगुरु उनके या राजनीतिक गुरु उनके उनसे मिल गए। 1901 में भारत आए थे प्रवास के दौरान। जब गांधी जी 1901 में भारत लौट कर आते हैं, 1915 तक की यात्रा अफ्रीका की ही है, परंतु 1901 में दौरा उनका भारत में होता है। तो वो बंबई आते हैं लौटकर, वहां पर अपने विधि कार्यालय की स्थापना करते हैं। यानी जो उनका काम है वो एक विधिक सलाहकार है, क्योंकि वह बैरिस्टर हैं, तो वो अपने विधि कार्यालय की स्थापना 1901 में बंबई में करते हैं। कहां पर करते हैं? बंबई में। कोचरब नाम का स्थान है, याद रखिएगा, अहमदाबाद में, जहां 1915 में सत्याग्रह आश्रम बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कोचरब नाम की जगह है अहमदाबाद में, 1915 में सत्याग्रह आश्रम, सबसे पहला सत्याग्रह आश्रम बनाया गया था। इसके पहले भी उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना साउथ अफ्रीका में की थी। 17 जून 1917 को जो ये सत्याग्रह आश्रम है, ये साबरमती के तट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि स्थानांतरित कर दिया जाता है। जो आश्रम पहले कोचरब में हुआ करता था, वो आश्रम अब कहाँ पहुंच चुका है? साबरमती नदी के किनारे पहुंच चुका है। लोग क्या बोलते? साबरमती के किनारे गांधी जी का आश्रम था। तो पहले कोचरब में था और उसके बाद वह साबरमती के किनारे ट्रांसफर कर दिया गया था। सत्ता के विकेंद्रीकरण को चाहते थे, यानी डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी के हाथ में भी ताकत न रहे, सब समान रहे। सत्ता के विकेंद्रीकरण का नियम दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ग्राम पंचायत को स्व प्रशासित करना चाहते थे। तो ऐसे चोल वंश आप देखेंगे, चोल वंश, तो चोल वंश में भी ग्राम पंचायत स्व प्रशासित है। जैसे चोल, चेर, पांड्य या फिर बहुत सारे ऐसे वंश हुए, डायनेस्टीज हुई, जिसमें ग्राम ने अपना शासन स्वयं ही संभाला है। उसी प्रकार से गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत स्व प्रशासित रहे, गांव स्वनिर्मित हो। गांधी जी का यह विचार था। बात करते हैं नैतिकता, धर्म और मानवता, तीनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। मोरल है, रिलीजन है और ह्यूमैनिटी है। बात करते हैं नैतिकता की, तो आपके क्या कर्तव्य हैं। धर्म तो आप कैसे रहते हैं, और मानवता कि आप दूसरों के प्रति क्या भाव रखते हैं। इसी का नाम सत्याग्रह है। ये उनके द्वारा कहा गया था। सत्ता या राज के लिए कोई प्लेस नहीं था उनके जीवन में। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी सत्ता में रहे, सभी समान हो। निष्क्रिय प्रतिरोध, जिसको मैंने पहले अभी बताया है कि पैसिव रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस है दोस्त? तो पैसिव रेजिस्टेंस नाम से, जिसको मैंने पढ़ाया था अभी, जो साउथ अफ्रीका में कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में कर रहे थे, उन्होंने एक नया शब्द चुना जिसका नाम है सत्याग्रह। और इसको कहां पर चुना है दोस्तों? उन्होंने भारत में इस शब्द को चुना है। तो गांधी जी के बारे में कुछ पॉइंट्स और भी हैं, आप सुनते रहिए और लिखते रहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। बात करते हैं दोस्त पैसिव रेजिस्टेंस की, तो निष्क्रिय जो प्रतिरोध है उसी का नाम पैसिव रेजिस्टेंस है, जो उन्होंने अफ्रीका में किया था, और इसको वह एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में कहते हैं। जबकि सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी ने
नैतिक शक्ति कहा है, सत्याग्रह को क्या कहा है, मोरल पावर कहा है, जबकि इसको वह राजनीतिक अस्त्र ही मानते हैं। यहाँ पर देखो तो वो पॉलिटिकल के लिए उसको यूज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए उसको यूज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर वह नैतिक शक्ति की बात कर रहे हैं। सत्य को मानकर ही उसको आग्रह के लिए प्रेरित करना सत्याग्रह कहलाता है। चंपारण जो बिहार में है, कहां पर है, बिहार में है, ये उत्तरी बिहार में पड़ता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट। जो 1917 में वहां पर गांधी जी ने 17 सत्याग्रह आंदोलन किया। क्यों किया वो सुनिए। जो राजकुमार शुक्ल हैं वो गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं और वहां पर उन्होंने उसका प्रस्ताव दिया था। राजकुमार शुक्ल के बहुत आग्रह के बाद गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं, चंपारण बिहार पहुंच जाते हैं 1917 में। वहां क्यों गए, उसके पीछे क्या कारण है, उसको सुनिएगा। आग्रह किसने किया था, जो आग्रह किया था वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। जो राजकुमार शुक्ल जी थे वो वहां के किसान नेता हुआ करते थे, या वहां के लोगों के नेता हुआ करते थे। उन्होंने गांधी जी से सत्याग्रह के लिए या वहां पर उनकी जांच भेजने के लिए आग्रह किया था। सत्याग्रह जो किया गया वो उत्तरी बिहार चंपारण में किया गया। जो यूरोपीय प्लांटर्स हैं, यूरोपीय व्यापारी हैं, यूरोप का ही शासन भारत पर चल रहा है क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं। तो यूरोपीय जो व्यापारी हैं वो बड़ी बड़ी मील कहाँ पर लगा रहे हैं, नील इंडिगो की, आपने सुना होगा नील की खेती, इंडिगो की खेती के लिए बड़ी बड़ी मीलों का निर्माण कहाँ पर किया गया, यूरोपियों के द्वारा कहाँ पर किया गया, फार्म बनाई गई उनकी बहुत बड़ी बड़ी चंपारण में। बात करते हैं जर्मनी के द्वारा सिंथेटिक इंडिगो खेती को, सिंथेटिक इंडिगो उगा दिया जर्मनी ने। एक इंडिगो है जो धरती से उग रहा है, एक नील एक पौधा है जो धरती से उग रहा है, उसको बहुत ज्यादा एक समय प्रचलित माना जाता था। उसका व्यापार एक बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था। उसकी बड़ी बड़ी मील चंपारण में लगा दी गई थी। पर जो जर्मनी है उसने मार्केट में सिंथेटिक इंडिगो को उतार दिया। तो वो उनकी खेत जो उन्होंने नील को पैदा करके रखा था, प्रोड्यूस करके रखा था, उसकी पैदावार की लागत ही कम हो गई। जिसकी वजह से खेती इंडिगो सिंथेटिक इंडिगो खेती की वजह से ही मार्केट में इंडिगो की रेट कम हो गई थी।